तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ इस चैप्टर के, जिसको कहेंगे हम लोग बर्नौली इक्वेशन वाला पार्ट। कहने को नाम मैंने बर्नौली लिखा डायरेक्टली, बट इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इनके बारे में हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे। तो जब लिक्विड फ्लो होने लगता है, लिक्विड जब किसी कंटेनर के अंदर फ्लो होने लगता है, तो फ्लो के कारण भी इसकी प्रेशर के अंदर वेरिएशन आ सकता है। अभी हमने देखा कि प्रेशर का वेरिएशन आ रहा था ड्यू टू हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन या रोटेशन। लेकिन अब प्रेशर का वेरिएशन बच्चों फ्लो के कारण भी आता है, और इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई या डिटरमिन करते हैं यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। ऑफ कोर्स जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन की कंडीशंस है। क्वेश्चन को रीड करके आपको समझ में आ जाएगी कि ऑलरेडी इम्प्लाइड होती है कंडीशंस। क्या क्या? कि हमारा जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल लिक्विड है, फ्रिक्शनलेस है, विस्कोसिटी 0 है, ठीक है, और इसका जो फ्लो है वो भी एक स्पेशल फ्लो है जिसको आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब फ्लो करते हैं तो उनकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, अलग अलग एरिया के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप में वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वही रहेगी। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंप्रेस नहीं हो सकता, तो जितना पानी अंदर घुसेगा उतना पानी बाहर निकलेगा, और जिसको हम लोग एज अ रिजल्ट लिख देते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दैट इज वॉल्यूम फ्लो इन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो आउट। A1 V1 इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, V इज द स्पीड। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लगा करके हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑन एनी पार्ट ऑफ द पाइप के अंदर अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है इन कंडीशंस के साथ, तो किसी भी सेक्शन ऑफ पाइप के अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड बदलता जा रहा है, लेकिन लिक्विड की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि पानी के अंदर जना वेलोसिटी चेंज हुई, सिर्फ मॉलिक्यूल बदल रहे हैं, लेकिन हर एरिया पे जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, पानी का अमाउंट फिक्स है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो पानी की जो उस इंस्टेंट पे जो उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो टोटल कांस्टेंट रहेगी। सो वहीं से ही हमारा बर्नौली प्रिंसिपल निकल के आता है। हमें इस बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में ये तीन चार कंडीशंस पता होने के साथ इसके रिजल्ट और इसका एप्लीकेशन करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, ये 100% एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। बर्नौली प्रिंसिपल से वेंचुरीमीटर और रिफ्लेक्स ही नहीं, इसके अलावा वो 5-6 जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि छतें क्यों उड़ जाती हैं जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, मैग्नीज इफेक्ट, विंड, जो एरोफॉइल होती है एरोप्लेन कैसे ऊपर उड़ जाता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के पीछे रीजन बर्नौली से दिया जाएगा। ये बर्नौली कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे फ्लूइड को छोड़ के चले जाओ, बर्नौली जरूर करके जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं बर्नौली। मैं बर्नौली इक्वेशन लिखूंगा, इस बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो एक एक पॉइंट है उनको समझाऊंगा और उसके बाद इसको अप्लाई करूंगा, पहले थ्योरेटिकली वो जितने भी एग्जांपल मैंने लिए, और फिर इसको अप्लाई करूंगा वेंचुरीमीटर में, और जो आपका दूसरा वो है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स निकालने में। दैट्स ऑल। कंडीशंस, बल्क मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी आप जानते हैं जो कि 1/b होता है वो 0 होता है, आइडियल लिक्विड। नो विस्कोसिटी, नीटा इक्वल टू 0, स्ट्रीमलाइन फ्लो, equation of continuity, volume flow rate, that is A1 V1 equal to A2 V2, that is cubic centimeter
पर मिनट, पर सेकंड, जो भी है, पर सेकंड जो भी वॉल्यूम फ्लो रेट है, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, उसी को हम A1V इंटू A2V2 करते हैं। तो ये कंडीशन है, इसकी ध्यान रखना बर्नौली इक्वेशन की। आइए, इसका जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या प्रिंसिपल है? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। स्टेटमेंट, बहुत सिंपल है। इट स्टेट्स दैट the sum of kinetic energy density, potential energy density and pressure remains constant। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई पाइप है, पाइप या कहीं पे भी अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये देखो, ये ऐसे मैंने करके ऐसे लिक्विड बनाया, ये मैंने पाइप का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। ये पाइप तो काफ़ी एक्सटेंडेड होगा, दिस पाइप इज क्वाइट एक्सटेंडेड। यहाँ का जो एरिया है दिस इज A1, यहाँ का जो एरिया है दिस इज A2, और यहाँ से ये जो फ्लूइड है फ्लो करते हुए ऐसे करके हमें अज्यूम करके चलना है बच्चों की जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया में अलग अलग स्पीड हो सकती है, लेकिन जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी स्पीड होगी वो समय के साथ चेंज नहीं होगी। यहाँ से वहाँ तक स्पीड हर एरिया के लिए अलग होगी, लेकिन जिस एरिया की जो स्पीड है वो समय के साथ चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। स्टडी स्टेट फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और मॉलिक्यूल अपने अपने पाथ में चलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो आपका टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल से इंटर कर रहे हैं इस एरिया से, इनकी स्पीड V1, और जो एग्जिट कर रहे हैं इनकी स्पीड V2। तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के अंदर V1 V2 आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई से भी दो पॉइंट के बीच में अगर बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊं तो वो ये कहता है कि इस पाइप के अंदर कोई से भी दो पॉइंट, आप ये वाले पॉइंट ले लो 1, आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट ले लो। तो अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं 1 और लेट से ये वाला पॉइंट 2 है, तो इन दोनों पॉइंट के लिए द सम ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे काइनेटिक, इस पॉइंट पे अगर लिखूं काइनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे लिखते हैं हम, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन यहां पे डेंसिटी लिखा हुआ है तो मास की जगह रो लिखोगे, रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस ये जो पॉइंट है इसकी जो हाइट है वो है h1। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh की जगह आप लिखोगे रो gh1 प्लस इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा ना यार, है ना, उसको मैं लिख रहा हूं P1। दिस थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, और सेम कांस्टेंट जो है वो 2 के लिए भी ट्रू होगा। तो 2 वाले पॉइंट पे जो स्पीड है, सो दैट इज हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस उसकी जो हाइट है उससे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज H2। सो रो GH2 प्लस उस पॉइंट पे यहाँ पे भी जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो हो जाएगा P2 इक्वल टू सेम कांस्टेंट। यानी ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल होंगी। यानी कभी भी अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो आप उन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर्स को, स्पीड को इस तरह से रिलेट कर सकते हो। दिस विल गिव यू द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मिलती है A1V1 इक्वल टू A2V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये है फंडामेंटल बर्नौली थ्योरम। इसके प्रूफ में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन किया, प्रिंसिपल क्या है, कंडीशन क्या थी और स्टेटमेंट क्या है, और उसको विजुलाइज कराया डायग्राम में। कभी भी कोई पाइप फ्लो करेगा तो इस तरह से आप इसको देखोगे। कोई से भी पाइप के अंदर दो पॉइंट, कोई से भी, मेरी मर्जी है, मैंने 1 और 2 ले लिया, आप ये 3 और 4 ले सकते हो, 4 और 1 ले सकते हो। बस पानी अगर फ्लो कर रहा है स्टडी स्टेट में स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो इस पाइप के अंदर कोई से भी दो पॉइंट के बीच में स्पीड का, प्रेशर का और हाइट का जो रिलेशन है वो ये आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है ना बच्चे।
मुश्किल नहीं है बिल्कुल, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। A1 V1 इक्वल टू A2 A2 इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी तो रहेगी, और दूसरा ये है बर्नौली प्रिंसिपल। आइए अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले एट सेम हाइट, और आप कह दीजिए सिमिलर हाइट्स, H1 इज अप्रोक्सीमेटली H2, तो ये जो इक्वेशन बन जाती है वो हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस P, या पहले प्रेशर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये लिख देता हूँ P1 प्लस रो GH विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। तो अगर इन दोनों की हाइट अगर सेम हो जाए तो आप देख सकते हैं ये वाला टर्म कट जाएगा ना, H1 और H2 लगभग सेम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम हाइट पे है कोई पाइप या लिक्विड का फ्लो, या हाइट का वेरिएशन अगर कम है, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है सिंप्लीफाइड होकर के वो ऐसा बन जाता है। आई होप इट मेक सेंस टू यू, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिलेट। समझ में आया बच्चों? आ ही गया होगा। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो दैट प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। देखो मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूं, तो एप्लीकेशन के पीछे जो लॉजिक लगेगा मैंने पहले वो लिखा है। अब लॉजिक क्या है बच्चों? अभी आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपने देखा है कि एक एरोफॉइल है, एक एरोप्लेन है, वो आगे बढ़ रहा है, ये एरोफॉइल है, ये आगे बढ़ रही है। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट हवा में बढ़े, या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा का फ्लो हो, दोनों से एक ही बात है, ये रिलेटिव स्पीड होती है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में देखूं तो सामने से जो एयर आ रही होगी, आप देख सकते हैं ये जो एयर है, बेसिकली जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो जो इसकी जो विंग्स है ना, उस विंग्स को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है ऐसे। ये आप समझ गए होंगे, ये विंग्स है बच्चों, ये ऐसे एरोप्लेन के विंग होते हैं ना साइड में लगे हुए, ये वो हैं, ये एरोप्लेन नहीं है, ये मैं सोचना कि ये यहाँ पे बैठा, ये विंग्स हैं उसके। तो जब एरोप्लेन आगे बढ़ता है तो अपने विंग्स को ऐसे कर लेता है और फिर आगे बढ़ता है, ऐसे रहते हैं, ऐसे कर लेता है तब आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, ये जो एयर है यहाँ पे आने वाली, आप देख सकते हैं इससे जो एयर आके टकराएगी, यहाँ पे एयर की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि एयर टकरा के इससे रुक जाती है, और जितनी भी एयर है रादर सारी एयर जो है ऊपर से बाईपास करने लगती है। जितनी भी एयर है वो इस तरह से ऊपर से बाईपास करने लग जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयर की स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इसके नीचे लेट्स से ये 2 वाला पॉइंट और इसके ऊपर 1 वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा ये निकालने के लिए मुझे यहां पे देखना होगा बर्नौली प्रिंसिपल। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इस एरोफॉइल या एरो विंग, जब ये एरोप्लेन आगे बढ़ रहा होगा किसी स्पीड से V0 से, तो हवा इसके विंग के नीचे वाले की हवा की स्पीड कम हो जाती है। अगर बच्चों आप खुद ही देखिए, ये टर्म बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ये स्पीड वाला टर्म कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो टोटल क्योंकि कांस्टेंट रहना चाहिए इसलिए नीचे वाले का प्रेशर बढ़ जाता है। तो एरोप्लेन की जो विंग्स है उनको टेढ़ा करने से ये फायदा है कि नीचे वाली जो एयर है इसके टकराने से इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होगी तो ऊपर वाले की स्पीड रिलेटिवली ज्यादा हो गई, नीचे स्पीड कम है और ये पूरा क्योंकि कनेक्टेड है, ये पूरी एक कनेक्टेड एयर है। सो वी कैन सी एक तरह से एयर का फ्लो यहां से यूं होने लगता है कॉम्प्लेक्स। हमें उधर दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस ये देखना है इन दोनों पॉइंट पे यहां स्पीड ज्यादा वहां स्पीड कम, यहां जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा और ऊपर प्रेशर कम। तो यानी अगर मैं P2 की बात करूं, pressure at 2 decreases and
प्रेशर एट 1 इंक्रीजेस, सॉरी उल्टा बोल दिया यार मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रेशर एट 2 इंक्रीजेस एंड प्रेशर एट 1 decreases. So that is why a delta P creates in upward direction, and this delta P into wings area of wing will be equal to the weight of the, तो कई बार आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये भी किया था, उनने विंग्स एरिया दे रखा है और हमसे पूछी थी कि बताओ कितनी स्पीड से एरोप्लेन मूव करे कि ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट क्यों हो गया, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस आया। स्पीड का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये जो एरोप्लेन है इस एरोप्लेन से यहाँ पे हवा आकर के टकरा रही है और उसके ऊपर हवा निकल रही होंगी सीधी सीधी। सो ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, इनटू एरिया कर देंगे तो mg। अब ये प्रेशर डिफरेंस निकालने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं ये P1 और P2 को एक तरफ ले जाऊं तो यहाँ से मेरा ये डेल्टा P जो आ जाएगा दैट इज P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू हाफ रो, अगर मैं कॉमन ले लूं तो वो हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब V1 V2 की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ से mg आ जाएगा, तो आपकी कहानी आ जाएगी। आई होप इट मेक सेंस। ये पहला एप्लीकेशन था एरोफॉइल का कि क्यों ये ऊपर लिफ्ट कर जाता है ड्यू टू बर्नौली प्रिंसिपल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा आपने एग्जाम्पल देखा होगा ये वाला छतों वाला। छतें क्यों उड़ जाती हैं, ये घर है, दिस इज द होम, होम स्वीट होम। तो जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं बाहर, आप देख सकते हैं जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, तेजी से हवाएं चलने का मतलब क्या है कि छत के ऊपर जो हवा है, लेट अस से दिस इज पॉइंट 1, यहां पे स्पीड ऑफ हवा इज वेरी वेरी लार्ज, और वहीं जो हवाएं इस घर के अंदर हैं वो तो मूव नहीं कर रही। भाई घर के अंदर की हवा तो उसी प्रेशर पे, यहां पे तो वेलोसिटी लगभग जीरो ही है, तो यहां पे वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। तो आप देख सकते हैं लेट अस से दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, क्या होगा, यहां पे स्पीड कम है तो प्रेशर एट 2 इंक्रीजेस मच मच ग्रेटर देन प्रेशर एट 1। जितनी तेजी से हवाएं ऊपर से निकलेंगी उतना वहां का प्रेशर जो है ना ड्रॉप हो जाएगा। ये प्रेशर एट 1 है, इट ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली। अब इमेजिन करो ये जो छतें हैं उसमें ऊपर का प्रेशर कम है और अंदर से प्रेशर ज्यादा है, तो छतों को तोड़ने वाली हवा बाहर वाली नहीं अंदर वाली होती है। ये अंदर वाली हवा इसको उखाड़ के बाहर फेंक देती है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर जैसे ही कम हुआ अंदर का प्रेशर तो कम हो नहीं पाया, विंड से हवा निकल नहीं पाई, इसलिए तो विंड हिलने लगती भड़बड़ भड़बड़ भड़। क्यों, ऊपर से अगर हवा तेजी से निकलेंगी तो अंदर वाली हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी जहां से उसे जगह मिलेगी। लेकिन अगर आपने घर बंद कर रखा है, राइट, गेट वेट लगा रखे हैं, तो ऊपर की छत उड़ जाएगी, उड़ भी जाती है, आपने देखा होगा। उसका रीजन यही है। आई होप इट मेक सेंस। नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली ऊपर भी हवा अंदर भी हवा, दोनों तरफ हवा है, तो डेल्टा पी जीरो हो जाता है, प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है, अंदर भी वही प्रेशर ऊपर भी वही प्रेशर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस छत को उड़ाने के लिए। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर का प्रेशर कम हो गया ड्यू टू द मोशन ऑफ एयर, जो कि प्रेशर को कम कर देगा, तो अंदर की हवाएं इसको फोड़ करके बाहर निकल जाएंगी। और देखिए आपने एक स्प्रे वाला एग्जांपल भी देखा होगा, नाई वाई से बाल कटवाने आप जब जाते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है और ये पिस्टन होता है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप सडनली इस पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं। ये जो पिस्टन है इसको आप पीछे की तरफ खींचते हैं सडनली। धीरे धीरे खींचोगे तो पानी उतना ऊपर नहीं आता, लेकिन आपने एकदम से पीछे खींचा तो यहां से हवा तेजी से अंदर घुसती है, हवा की स्पीड, तो अंदर जो एयर है यहां पे स्पीड बढ़ जाती है। अगर यहां पे स्पीड बढ़ गई यहां की हवा की, तो यहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो बच्चों आपने देखा होगा यहां पे एक छोटा सा छेद भी रखा जाता है, ताकि यहां का जो प्रेशर है वो अभी भी एटमॉस्फेरिक बना रहे। तो यहां से जो लिक्विड है बच्चों, ये जो लिक्विड है ये ऊपर आ जाता है। तो
तो ये तरीका ऐसे करके स्प्रे का कि आप सडनली जब पीछे खींचते हो तो हवा को स्पीड देते हो, आप स्पीड से वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का लिक्विड बढ़ करके ऊपर आ जाता है, और फिर जब आप वापस पुश करते हो तो पिचकारी की तरह बाहर निकलता है। पिचकारी ऐसे ही काम करती है। तो ये भी बर्नौली प्रिंसिपल है, सिंपल सा काम है। जहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब स्पीड कम होने के रीजन अलग अलग हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो आपका ये हवाएं हो, या फिर आपने पिस्टन को पीछे खींचा हो, या इवन हार्ट अटैक के अंदर भी ये रीजन है। हार्ट अटैक के अंदर स्पीड कम होने का रीजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें पता है कि ये मान लो नलियां हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, और यहाँ पे अगर कोई कचरा जमा हो गया तो विजुलाइज करो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ये ब्लड फ्लो हो रहा था V0 स्पीड से, लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे कचरा जमा हो गया ये इस तरह से, और यहाँ पे अगर कचरा जमा हो गया तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब ये लिक्विड यहाँ से निकलेगा तो लिक्विड के लिए इधर इफेक्टिव एरिया कम हो गया है, क्योंकि पहले तो पूरी नली अगर खाली है तो वहाँ तो फुल स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन जहाँ कचरा जम जाएगा वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। दिस V इंक्रीजेस ग्रेटर देन V0। अब क्लियरली आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P0 है, लेकिन इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा वो P0 से कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे प्रेशर घट जाएगा। अब अगर यहां पे प्रेशर घट गया बच्चों तो आप विजुलाइज कर सकते हो ये जो चीज है ये और ज्यादा पिचक जाएंगी, ये जो चीज है ये और ज्यादा नीचे दब जाएंगी, ये और नीचे दब गई, ये और नीचे दब गई, तो ये और पास आ गए, ये और पास आ गए तो ये और छोटा एरिया हो गया, ये और छोटा एरिया होगा तो ये स्पीड और बढ़ गई, ये स्पीड और बढ़ गई तो ये प्रेशर और कम हो गया, ये प्रेशर और कम हो गया तो ये और पास आ गए, तो छेद बंद हो जाएगा अपने आप कुछ देर बाद। एंड दैट कॉजेज द, जैसे ही वो छेद बंद हुआ तो हार्ट के ऊपर, अब हार्ट इधर से ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, हार्ट फिर और ताकत लगाता है इसको खोलने के लिए, लेकिन अगर ये नहीं खुला तो वो प्रेशर फिर ऐसी दूसरी जगह जाएगा, वहां पे स्पीड बढ़ाएगा किसी दूसरी आर्टरी में, और बाई चांस अगर वहां पे भी ब्लॉकेज, अभी तक बस काम चल रहा था और वो थोड़ी सी दब गई तो फिर से हार्ट और फोर्स लगाएगा और स्पीड बढ़ाएगा तो वो और दबेगी, वो भी दब जाएगी। अब दो आर्टरी दब गई तो हार्ट के ऊपर और प्रेशर आएगा, फिर हार्ट फुल स्पीड से तीसरी वाली में भेजेगा, और तीसरी वाली में भी अगर ये दिक्कत हुई तो एकदम से उसमें खूब स्पीड से जब खून निकलेगा तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो वो भी दब जाएगी। यानी हार्ट जितना प्रेशर लगाएगा उतना ज़्यादा ये दबेंगी अपने आप ड्यू टू बर्नौली प्रिंसिपल। और ऐसा सारी की सारी नसों में अगर एक साथ हो जाए तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने के कारण हार्ट रुकना, चलना बंद कर देता है। तो लेकिन फिर उसको हार्ट को वापस एकदम से जो करंट लगाते हैं, भड़ से जो ताकत लगाते हैं, और हार्ट ने कस के ताकत लगाई और सारी आर्टरीज के ब्लॉकेज बिल्कुल खुल गए और फिर से आदमी जिंदा हो गया। तो वो सारी कहानी बर्नौली प्रिंसिपल से आती है। सो आई होप इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो कि बायो को और फिजिक्स को और मूवीज़ को जोड़ता है, एग्जाम में आना बनता है, इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कस किया। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल के थ्योरेटिकल एग्जाम्पल थे। आइए बर्नौली प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे वेंचुरी मीटर को मैं आपको एज अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कराऊंगा। तो वेंचुरी मीटर क्या? इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ फ्लो। It is the device which measures the speed of flow of liquid in a pipe। NCERT में इसके ऊपर भी दो अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में करा दूंगा ये एक ही के अंदर। देखिए, तो बेसिकली हमें पता करना है कि किसी पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है, जैसे आपको पता है दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड से पानी आता है, आपको तो नहीं पता होगा, जो दिल्ली में रहने वाले उन्हें पता है, या किसी भी ईरान से इंडिया के बीच में एक पाइपलाइन की बात चल रही थी, उससे वो नेचुरल गैस भेजेंगे या पेट्रोल भेज सकते हैं। तो एक पाइपलाइन से इन चीज़ों को, फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, राइट।
तो अब जो फ्लूइड आ रहा है उस फ्लूइड की स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी जगह, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वेंचुरीमीटर लगाए जाते हैं। उसी वेंचुरीमीटर का मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। छोटे छोटे क्यों? क्योंकि पाइप बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा इतना बड़ा सा ऐसा ये, मैंने यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा बनाया, काफ़ी छोटा होता है ये, इतना छोटा सा। तो ये एक ऐसा वेंचुरीमीटर ऐसा कुछ होता है ये तो जिस भी चीज़ के अंदर आप इसको डुबोगे उसका जो फ्लूइड है वो इसके अंदर इंटर करेगा। तो एक तरफ का एरिया सफिशिएंटली बड़ा होता है, तो ये वाली स्पीड हमें निकालनी है। लेट्स से दिस इज स्पीड u, u से एंटर करना है, वी नीड टू फाइंड दिस u इटसेल्फ, हमें ये u ही बताना है। अच्छा, ये जो वेंचुरीमीटर ये मैन्युफैक्चर तो हमारी कंपनी ने किया है, तो इसका एरिया वगैरह अपने को पता होता है। लेट्स से ये एरिया A1 है और यहाँ का जो एरिया जो सबसे छोटा पार्ट है, पतला पार्ट है, उसका एरिया A2 है। आप विजुलाइज कर सकते हैं, ये लिक्विड इंटर करेगा और फिर से एग्जिट कर जाएगा, इंटर करेगा और ऐसे एग्जिट कर जाएगा, इंटर करेगा और ऐसे एग्जिट कर जाएगा। हमें इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी और ऑफ कोर्स ये वाली स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू u इंटर। हमें u निकालना, v नहीं निकालना। दूसरी चीज़, अब बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर भी तो पता होने चाहिए। यहाँ पे प्रेशर कैसे लिखा जाए? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे नली, पतली सी टेस्ट ट्यूब ऐसे जोड़ देते हैं, जो कि अंदर वाले लिक्विड से कनेक्टेड होती है। और इस लिक्विड में मार्किंग होती है 0, 10, 20, 30 ऐसे करके इसमें मार्किंग होती है। वैसे यहाँ पे भी एक जोड़ देते हैं। अब जरा ध्यान से, इससे क्या होता है, जब आप इस लिक्विड को यहाँ पे जोड़ दोगे आप ये, तो इन दोनों में ये जो अंदर का लिक्विड है थोड़ी हाइट तक ऊपर भर जाता है और इसके लिक्विड से हम लोग ये हाइट मेजर करके अंदर का प्रेशर लिख पाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो बाहर का प्रेशर अगर P0 है तो आप इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर लिख सकते हो। P1 क्या हो जाएगा, P0 प्लस ρgh1 और P2 क्या हो जाएगा, P0 प्लस ρgh2। वही स्टैटिक्स, ये वाला लिक्विड थोड़ी फ्लो कर रहा है, इसके लिए तो ρgh लग ही जाएगा ना। और जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे वो फ्लो करने वाला लिक्विड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ का प्रेशर तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, और यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ पे हाइट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये मैंने बड़ा बनाया, बट ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होता है, इमेजिन कर लो। और ये जो पाइप है ये कम से कम 1-1 मीटर लंबे होते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे बड़ा बना है, बट ये बहुत ही छोटा होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर हाइट का वेरिएशन नहीं देखना है, पूरे में प्रेशर सेम मानना है। छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरियाज होते हैं, तो सीधा ρgh1 ρgh2। तो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ये था, ऐसे 2 डायग्राम बने हुए थे। एक डायग्राम में H1 बड़ा दे रखा था और दूसरे डायग्राम में H1 छोटा दे रखा था, और पूछा था H2 से, पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, जिसमें H हाइट बड़ी होगी वहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब उस एरिया का, और जहां पे हाइट छोटी होगी उस एरिया का प्रेशर कम होना चाहिए। और अभी हमने रटा है, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम होना चाहिए, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे प्रेशर कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड कहाँ पे ज्यादा है, 1 और 2 में? क्लियरली 2 में स्पीड ज्यादा है क्योंकि एरिया छोटा है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइट भी कम होना चाहिए। सो H2 बिकॉज A2 is less than A1, hence V is greater than, V2 is greater than V1 implies P2 is less than P1। ये आपसे आज रट भी सकते हो कि जहां पे एरिया छोटा वहां पे प्रेशर भी छोटा, जहां पे एरिया बड़ा वहां पे प्रेशर भी बड़ा, रटने वाली बात। तो क्लियरली यहां पे आपको दिख जाएगा, दिस implies H1 should be ग्रेटर देन H2। जहां पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा वहां पे प्रेशर भी बड़ा, इसलिए वहां पे हाइट भी ज्यादा। तो ये तो पहला पार्ट हुआ, ये पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल हुआ, ये भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डेल्टा H बता दो जी, व्हाट इज डेल्टा H। सेकंड पार्ट कि डेल्टा H बता दो, डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी। या ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ delta H is given then find U, किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो ये डेल्टा H और U को रिलेट करने वाला रिलेशन, यानी अब इन दोनों पॉइंट्स पे मैं क्या लगा दूंगा, बर्नौली प्रिंसिपल।
अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेंचुरीमीटर के अंदर भी जो से मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2, यानी आपने सिर्फ कौन से दो टर्म रिलेट करने बर्नौली के, काइनेटिक और प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, तो उन दोनों पॉइंट पे अगर लिखूं मैं काइनेटिक और प्रेशर, यानी P1 प्लस हाफ रो टाइम्स V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर। P1 कैसे लिखोगे आप, अभी लिखा आपने रो G इंटू H1, P0 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये P1 हुआ प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर। V1 कैसे लिखोगे, वेलोसिटी एट 1, यही तो निकालनी है हमें U पहले वाले एरिया की, विल बी इक्वल टू P2। P2 कैसे लिखोगे, वही प्रेशर जो ऊपर से लिखा था हमने, P0 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर, ये हो जाएगा V का स्क्वायर। अब बार बार एग्जाम में इतना लिखने का तुम्हारे पास समय नहीं है जी, यहां से यहां जाओ फिर यहां से रीराइट करो, आपको लगता नहीं ये अननेसेसरी स्टेप्स है जो बार बार रिपीट होंगी, तो क्यों ना इस चीज को रट लिया जाए। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इन दोनों टर्म को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, अगर दोनों प्रेशर को मैं यहां पे ले आऊं तो आपको दिखा ये डेल्टा पी, अरे डेल्टा पी प्रेशर का डिफरेंस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म को अगर आप उधर ले जाओ इस टर्म को, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ रो इंटू डेल्टा ऑफ वी स्क्वायर, दिखा आपको। तो ये चीज आपकी जिंदगी में काफी हेल्प करेगी एट सेम लेवल। पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल अगर मैं कर दूं तो जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, सीधा रटने वाला है। तो अगर मैं यहां से सीधा लिखूं डेल्टा पी विल बी इक्वल टू हाफ रो इंटू डेल्टा ऑफ वी का स्क्वायर। अब ये थोड़ा केयरफुली रखना है, डेल्टा वी का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से बराबर करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से बराबर। तो पॉजिटिव क्या है यहां पे, बड़ी वाली स्पीड माइनस छोटी वाली स्पीड, यानी जिसका एरिया बड़ा वाली स्पीड छोटी है, जिसका वो है जिसकी स्पीड बड़ी है, इक्वल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी को किसके बराबर कर दूंगा, रो जी इंटू डेल्टा एच। अपने आप डेल्टा एच देख लेंगे, हमें पता है जिधर एरिया छोटा वहां की हाइट कम है, जिधर एरिया बड़ा वहां की हाइट ज्यादा है। तो अपने आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से इक्वेट करो, तो आप देखेंगे रो से रो कट गया, तो सीधा ही डेल्टा एच इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय जी। सीधा आई बात समझ बच्चों। देखो पी नॉट कट गया, ये डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर लिखा हुआ मैंने सीधा, तो ये भी एक रटने वाला फॉर्मूला सीधा हाइट को। अब यहां से अगर मुझे u लिखना है सेकंड पार्ट, तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा के लिख सकता हूं a1 इंटू यू विल बी इक्वल टू a2 इंटू वी। तो यहां से मैं v वो छोटे वाले एरिया की स्पीड लिख दूंगा जो हमें नहीं चाहिए, दैट इज a1 u बाई a2। इस चीज को अगर आप यहां पे कर दोगे रिप्लेस, तो आपका सेम फॉर्मूला बन जाता है जी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर की जगह अगर मैं डाल दूं तो ये a1 स्क्वायर यू स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यू स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये u विल बी इक्वल टू 2g डेल्टा एच अपॉन a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये स्पीड आ जाती है, वेयर a1 a2 को कभी कभी वेंचुरीमीटर रेशियो भी कहते हैं, आप इसको सीधा सीधा ऐसे रिलेट भी कर सकते हो। तो आई होप इट मेक्स सेंस बच्चों। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे, जो हमने आपको एग्जांपल्स के अंदर दे रखे हैं, मतलब आपको बर्नौली प्रिंसिपल और उसका मॉडिफाइड फॉर्म दिखना चाहिए। बर्नौली प्रिंसिपल में अगर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हटा दूं, सेम लेवल की बात करूं, तो P1 और K1 विल इक्वल टू P2 और K2, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा K बन जाता है। डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस है दो एरिया के बीच में, और डेल्टा K उन दोनों एरिया के बीच में हाफ रो इनटू वेलोसिटीज के स्क्वायर का डिफरेंस है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर, ये आपने रट के रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यहां से चाहे वो V पूछे, U पूछे, ये भी पूछे, कुछ भी पूछे, यू कैन रिलेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये याद रहेगा। क्लियर है? आइए चलते हैं इसी चीज को आगे। नेक्स्ट जो है टॉरिसेली इक्वेशन, और
और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने एक लिक्विड भर दिया है। लेट्स से ये लिक्विड पूरा h हाइट तक भरा हुआ है। लेट्स से दिस इज द कैपिटल h हाइट ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर में आपने यहां से कुछ डिस्टेंस नीचे एक छेद कर दिया है। इस छेद से ये लिक्विड अपने आप बाहर आएगा। उस लिक्विड को इफ्लक्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये नॉर्मली बाहर नहीं आता। इट कम्स आउट विथ अ स्पीड, सडनली इट नॉट जस्ट कम, इट इजेक्ट्स आउट। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो ये लिक्विड जो है यहाँ से जब बाहर आएगा, ये बाहर आ करके यहाँ पे कहीं पे आके ऐसे करके गिरेगा एंड दैट, ये हमें हमसे रेंज पूछी जाती है, ये कितना दूर गिरेगा एंड सो इस तरह की सारी चीज़ें। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इस चीज़ को। अगर आप ध्यान से देखें तो बर्नौली प्रिंसिपल लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे जो लिक्विड है ये जो बाहर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पाइप की तरह आपको विजुलाइज करना चाहिए। ये जो बेस एरिया है, लेट से ये कैपिटल ए है, ये जो छोटा सा होल है, स्मॉल होल है, इसको स्मॉल ए कह देते हैं, ये स्मॉल होल का एरिया है। और यहाँ से ये जो लेवल है ये भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो लेवल के नीचे जाने की जो स्पीड है उसको मैं यू कह रहा हूँ, और यहाँ से जो लिक्विड के बाहर आने की स्पीड है उसको मैं वी फ्लक्स कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट, पहला पॉइंट ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, और दूसरा पॉइंट ये भी बाहर वाला पॉइंट लेना है बच्चों। ये दोनों पॉइंट कंटेनर के बाहर हैं। देखो जरा, जस्ट लेवल पे ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड, और दूसरा इस छेद के जस्ट बाहर, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जब हमें लिखना होगा तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा पी नॉट के। बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिए, क्या बोलती है, इन दोनों पॉइंट के लिए काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं 1 के लिए लिखूं तो प्रेशर एट 1 कितना हो गया, पी नॉट, प्लस काइनेटिक एट 1 हो जाएगा हाफ रो इंटू यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब लिखूंगा बच्चों तो हो जाएगी रो जी एच। देखिए कितनी हाइट पे है वो, रो जी इंटू कैपिटल एच हाइट पे, ग्राउंड से एच हाइट पे। दिस विल बी इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए लिखूंगा तो प्रेशर लिखूंगा तो वो पी नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी हवा में जस्ट आउटसाइड है, हवा का प्रेशर हो जाएगा सेम है। तो 2 वाले पॉइंट, इफ्लक्स वाले पॉइंट का प्रेशर पी नॉट ही लेना है, प्लस उसकी जो स्पीड हो जाएगी हाफ रो इंटू वी फ्लक्स का स्क्वायर, प्लस जो उसकी हाइट लिखोगे वो रो जी इंटू हाइट, ग्राउंड से लिखी जाती है, ये एच ऊपर से दे रखी है, तो कैपिटल एच माइनस एच हो जाएगा। तो अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये पी नॉट उड़ गया, सीधा आपको रिलेट कर देते हैं, रो भी उड़ गया, रादर ये जो h है ये कट जाएगा तो अंदर वाला h बचेगा। तो ये देखिए क्या बन गया, u स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच विल बी इक्वल टू v फ्लक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस g टाइम्स h माइनस एच। आई होप यहाँ तक ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो v फ्लक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh प्लस u स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ये जो स्पीड है आप देख सकते हैं, बिकॉज एरिया, ये जो छोटा सा एरिया है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिनेंट लिखूं तो दिस स्मॉल a इज मच लेस देन कैपिटल A, हेंस ये जो u है ये मच लेस देन v हो जाता है। बहुत, ये जो ऊपर से लेवल के नीचे आने की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाता है, सो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, और ये रटने वाली स्पीड हो जाती है v फ्लक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये याद रखना है, और ये भी रखना है याद कि ये अप्रोक्सीमेटेड स्पीड है। अगर मान लो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना होता तो यहाँ से मैं इस u को रिप्लेस कर सकता था यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दैट इज a इंटू वी फ्लक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल A इंटू यू। तो यहाँ से v फ्लक्स कैपिटल A u बाय स्मॉल a आ जाता, तो ये चीज़ बन जाती v फ्लक्स का स्क्वायर इंटू
का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग रीराइट करके लिख देते तो वो भी आ जाता है फ्लक्स में, उस टर्म को इधर ले आते सब्ट्रैक्ट करते, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, आपके लिए ये सीधा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे मैंने एक बार इसको इसलिए अप्लाई किया कि आपको बर्नौली प्रिंसिपल याद हो जाए, इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा, इसलिए मैं बार बार मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बर्नौली को बार बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब खत्म, बर्नौली स्पीड आ गई तो अब सारी कहानी खत्म। दूसरी कहानी हो जाएगी, अगर मुझे यू लिखना होगा तो सीधा वो कितना हो जाएगा, दैट इज स्मॉल ए इंटू वी फ्लक्स बाय कैपिटल ए। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिख दिया ना मैंने ये, तो यहां से U जो है वो स्मॉल a इंटू अंडर रूट 2GH बाय कैपिटल A हो जाता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मजेदार बच्चों, ये जो U है आप देख रहे हैं ये क्या है, ये होता है माइनस ऑफ DH बाय DT। अगर आप ध्यान से देखें ये आप ये आपका DH बाय DT है, माइनस नहीं, ये DH बाय DT है। जरा देखो क्यों, जितना जल्दी ये जो U है ये नीचे जा रहा है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये लेवल नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये लेवल नीचे जाएगा, द हाइट ऑफ दिस लेवल फ्रॉम दिस होल डिक्रीजेस, तो ये माइनस DH बाई DT होगा। तो इस U को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट लिख रहा हूं इज इक्वल टू A टाइम्स अंडर रूट 2GH बाय कैपिटल A। आप इससे सॉल्व करके टाइम भी निकाल सकते हो। कल को कोई मुझसे पूछे कि कितना टाइम लगेगा इसको खाली होने में, तो यहां से ये चीज रिलेट हो जाती है, माइनस DH अपॉन रूट H will be equal to A under root 2G by कैपिटल A times dt। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 0 से t, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जो भी 0 से h, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा। टाइम टेकन बाय, अगर ये h इक्वल टू कैपिटल H डाल दोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी देर में ये खाली हो जाएगा, राइट। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट। ये आपको इसको, ये रिजल्ट कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं है यार, इसलिए मैं इसको याद नहीं करवा रहा हूँ कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह लग रहा है, बट आई हैव टोल्ड यू स्पेशल रिजल्ट क्या है, वी फ्लक्स। अब उससे सबको पकड़ो, वी फ्लक्स से आप u को पकड़ोगे और u से आप dH बाई dt को पकड़ोगे और फिर यहां से इक्वेशन से सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये रिलेट हो जाएगा, नहीं होता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वी फ्लक्स को याद रखना है, वो कई जगह रिलेट होने वाला है। और देखिए तीसरा पॉइंट है, हमसे रेंज पूछी जाती है, कितना दूर जाके गिरेगा। जैसे आपने यहाँ पे h हाइट से इसको निकाला, ये छेद निकाला ऐसे, और ये ऐसे आकर के यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस एट विच दिस विल फॉल दिस रेंज। तो बहुत आसान है, ये तो आपके लिए एक ओरिएंटल मोशन हो गया। ये वी फ्लक्स आपको ऑलरेडी पता है, रादर मैं लिख देता हूँ, डिराइव क्यों कर रहा हूँ। ये रेंज जो होती है वो सीधा r विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होती है, सिंपल, राइट। और दूसरी बात, इसके अंदर ये मैक्सिमम रेंज होती है 2 इंटू H माइनस H। इसके अंदर 2-3 पॉइंट ये है, इफ H1 प्लस H2 इक्वल टू कैपिटल H है, देन R1 इक्वल टू R2, सेम रेंज होगी। यानी अगर आपने एक छेद किया जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सेम हाइट पे है, ये H1 और ये H2, मतलब ये हो जाएगा आपका कैपिटल S माइनस H विल बी इक्वल टू H2, और ये H को मैं लिख रहा हूं H1। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर इस तरह से आप देखोगे तो ये हमने यहीं से लिखा है, विच इज कैपिटल H माइनस H विल बी इक्वल टू H2। तो दोनों में रेंज सेम गिरती है बच्चों, यहाँ पे स्पीड तेज हो जाती है लेकिन टाइम कम होता है तो गिरता सेम ही है, राइट। दूसरा पॉइंट, ये रटने वाली चीज है, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन H विल बी इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। जब आप बीच में छेद करोगे
बीच में बिल्कुल ये जो पूरी हाइट है इसकी ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में अगर आप छेद करते हो h/2 पे, तो ये सबसे दूर जाकर के गिरेगा सीधा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की रेंज के। ये डेरिवेशन मैंने स्किप कर दिया, दैट इज थोड़ा मैकेनिक्स से कर लेंगे, मुश्किल नहीं, बट कितनी रेंज है, कब बराबर होती है और कब मैक्सिमम होती है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द टॉरिसली इक्वेशन। टॉरिसली के अंदर ये सबसे मेजर 3 रिजल्ट्स थे। पहले तो कितने टाइम में खाली होगा, दूसरा रेंज का रिजल्ट, और दूसरा v का फ्लक्स का रिजल्ट।